गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अवलोकन के प्रकार के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने अवलोकन की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो अवलोकन है उसके कितने प्रकार हैं और कौन सा अवलोकन या कौन सी अवलोकन विधि का जो प्रकार है वो हम कहाँ पर काम में लेते हैं, या अनुसंधानकर्ता जो है या अवलोकन करता कहाँ कौन सी विधि का प्रयोग करता है, कौन सी विधि की क्या विशेषताएं हैं और किसके क्या दोष हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों अवलोकन के प्रकार से। तो अवलोकन के जो प्रकार हैं, हमने देखा कि सामाजिक जो घटनाएं हैं वो विविध प्रकार की होती है और सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है वो क्या होती है, जटिल होती है। उसको आसानी से समझ पाना मुश्किल होता है। तो सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके लिए हम लोग एक ही प्रकार का अध्ययन या एक ही प्रकार का अवलोकन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अवलोकन के विभिन्न प्रकार जो है वो विकसित हुए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो अवलोकन है वह अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक अवलोकन की श्रेणियों में बटे हुए हैं। अनियंत्रित अवलोकन व पुनः जो है वो दो भागों में विभाजित है, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। इसके ऊपर अपन डिटेल में चर्चा आगे बिंदुओं के आधार पर करेंगे। दूसरा जो है वो है नियंत्रित अवलोकन, जिसमें इसके पुनः दो भाग हैं, घटना पर नियंत्रण और अवलोकन पर नियंत्रण। तीसरा है सामूहिक अवलोकन। तो सामूहिक अवलोकन अर्थात समूह में अवलोकन। अब हम चर्चा करते हैं वन बाय वन कि कौन सा अवलोकन का जो प्रकार है उसका डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अनियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं। इससे आपको अनियंत्रण से यहाँ समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। अवलोकनकर्ता और घटना दोनों नियंत्रित नहीं रहते हैं। अर्थात यहाँ अनियंत्रण का मतलब उससे नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। यहाँ अनियंत्रित का मतलब है कि घटनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं किया जाता। घटनाएं जैसी घटित हो रही है स्वाभाविक रूप में, उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात अवलोकनकर्ता जो है घटनाओं का उनके वास्तविक और स्वाभाविक रूप में ही अध्ययन करता है। वह किसी प्रकार से विशेष संरचना या नियोजन नहीं करता है, इसलिए इसे अनियंत्रित अवलोकन कहा गया है। अनियंत्रित अवलोकन में जो पहला प्रकार है अनियंत्रित अवलोकन का, वह है सहभागी अवलोकन। सहभागिता से आप अर्थ समझ सकते हैं कि सहभागी अर्थात पार्टिसिपेंट्स, अर्थात हम स्वयं या व्यक्ति स्वयं या अवलोकनकर्ता स्वयं जब किसी समूह का सदस्य बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सहभागिता कहते हैं। उसी संदर्भ में सहभागी अवलोकन जो शब्द है वह 1924 में प्रोफेसर लिंडमैन जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा जो अध्ययन में कमियां थी और जो सहभागी अवलोकन में जो उपयोगिता थी उसको डेवलप किया और उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पीवी यंग कहते हैं कि सहभागी अवलोकनकर्ता जो है वह उस समूह के जीवन में रहता है, भाग लेता है तथा जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है। कुल मिलाकर सहभागी अवलोकन क्या होता है, जो अध्ययन समूह, जिस समूह का हम अध्ययन करते हैं उसी का अंग बनकर तथ्यों का हम लोग क्या करते हैं, संकलन करते हैं। अर्थात अवलोकनकर्ता जब कभी उसी समूह का जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है उसका समूह का सदस्य बनकर या अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहभागी अवलोकन कहेंगे। अब अनेक जो समाज वैज्ञानिक हुए हैं जैसे जॉन हार्वर्ड है, उन्होंने कैदियों का अध्ययन किया। लिपले और बूथ ने श्रमिक परिवारों का अध्ययन किया। इस तरह से इन लोगों ने सहभागी अवलोकन जो है वो प्रयोग में लाए। सहभागी अवलोकन एक तरह से देखें तो किसी भी समूह के अंतर्गत जब हम बिल्कुल गहन विश्लेषण, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, समूह को बारीकियों से अध्ययन करना चाहते हैं कि उसकी एक एक चीज़ हम समझ पाएँ या अवलोकनकर्ता समझ पाए,
तो सहभागी अवलोकन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उस समूह के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक आपको वास्तविक जानकारी या जो खुफिया जानकारी कह सकते हैं या जो रहस्यात्मक चीज़ें हैं वो पता नहीं चल पाएगी। कि आमतौर पर लोग अपने समाज और अपनी जो संस्कृति है उसको बारे में या जो उनके क्रियाकलाप है उसके बारे में खुलकर बताने से हिचकिचाते हैं। अब सहभागी अवलोकन में भी जो अमेरिकन विद्वान हैं वो अलग बात करते हैं और भारतीय विद्वान हैं वो अलग बात करते हैं। भारतीय विद्वान कहते हैं कि किसी को अपनी पहचान छुपाकर और किसी से जानकारी प्राप्त करना एक तरह से छल की श्रेणी में आएगा। लेकिन अमेरिका के जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है, यह एक उपयोगितावाद है और अध्ययन की दृष्टि से किसी तरह की छल की कोई बात नहीं है। खैर, विद्वान कभी एक मत नहीं होते हैं। तो जो सहभागी अवलोकन है, कुल मिलाकर जब अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य बनकर अध्ययन के तथ्य एकत्रित करता है, संकलित करता है और अध्ययन करता है, तो उसे हम लोग सहभागी अवलोकन कहते हैं। अब हम सहभागी अवलोकन के कुछ गुण और विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विस्तृत सूचनाएं। जब कभी अवलोकनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसको विस्तृत सूचनाएं संकलित करने का अवसर मिलता है। ये जो विस्तृत सूचनाएं हैं प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार या अन्य किसी वीडियो के माध्यम से ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर ही उत्तर लिया जाता है। अब आप समझेंगे कि अगर किसी समाज की संस्कृति का विश्लेषण करना है और व्यक्ति उस समाज का स्वयं अंग बनता है अध्ययन करने के लिए, तो वो जो अवसर होते हैं, मेले, त्योहार, उनके विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक जो चीज़ें होती है उसमें वो क्या होता है, खुद सहभागिता निभाता है। सहभागिता निभाने से क्या होता है कि वो अध्ययन में कई ऐसी विस्तृत चीज़ें पता करता है जो कि अन्य प्रविधियों के द्वारा पता नहीं की जा सकती। दूसरा है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन इसलिए कि होता है इसमें क्योंकि व्यक्ति या अनुसंधान करता या अध्ययन करता जो है स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है, समूह के जीवन में भाग लेता है और तो समूह की जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी गहराई से अध्ययन कर लेता है। सक्रिय जो सहभागिता है वो सूचनाओं के एक तरह से द्वार खोल देती है। तीसरा है प्रत्यक्ष अध्ययन। इस विधि में अवलोकनकर्ता जो है वो सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे अध्ययन करता है? क्योंकि वह समूह का स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी सदस्य का मतलब मेरे यहाँ है कि जब तक अध्ययन करेगा तब तक उस समूह का सदस्य रहेगा। तो वह उस समूह का सदस्य रहते हुए लोगों के जो व्यवहार है, क्रियाकलाप है, संस्कृति है आदि के बारे में तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से संकलन कर पाता है। चौथा है अधिक विश्वसनीय। अभी हमने चर्चा की कि सहभागी जो अवलोकन है उसमें अवलोकनकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा अपना लिया जाता है, अर्थात उस समूह का क्या होता है, वो अंग बन जाता है। तो उसके सामने लोग कृत्रिम व्यवहार नहीं करते हैं। उसके सामने लोग क्या करते हैं, जिस तरह से अनजान लोगों से पेश आते हैं वैसे उसके सामने लोग पेश नहीं आते हैं और वह वास्तविक व्यवहार करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों का जो वास्तविक व्यवहार है उसका अध्ययन संभव हो पाता है, जो कि रिसर्च की दृष्टि या अनुसंधान की दृष्टि से बहुत ही विश्वसनीय होता है। अगला बिंदु है संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता। जो सूचनाएं अवलोकनकर्ता संग्रहित करता है उसकी सत्यता की जो जांच है वो भी कर ली जाती है, क्योंकि वह स्वयं समुदाय की गतिविधियों में भाग लेता है। इसलिए उसको आशंका जैसी स्थिति कि कोई मुझे गलत उत्तर दे देगा या मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ और कोई मुझे अलग चीज़ बता देगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो संग्रहित सूचनाएं हैं वो समूह के सदस्य होने के नाते अवलोकनकर्ता को क्या है, सत्यापनशीलता के अवसर प्रदान करती है। अगला बिंदु है स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण होता है। सहभागी अवलोकनकर्ता क्या होता है, स्थानीय समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है और उसका व्यवहार अवलोकित जो समूह है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अतः उसके व्यवहार से ही के समूह जो है उसके बारे में कई सूचनाएं प्रकट होती है। कुल मिलाकर जो सहभागी अवलोकन है
उसके जो लाभ हमने चर्चा की, यह अनुसंधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कोई भी जो प्रविधि है या कोई भी जो अध्ययन विधि है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, तो उसमें कुछ दोष भी होते हैं, कुछ उसकी सीमाएं भी होती है। तो सहभागी अवलोकन के हम लोग सीमाओं की बात करेंगे। पहली है, पूर्णतः सहभागिता संभव नहीं। कई विद्वानों का मानना है, और वास्तव में भी अगर देखा जाए तो जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है वह क्या होता है, कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन करने वाला जो समूह है उसमें कुछ पूर्णतया जो है वो सहभागी नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे वो कैदियों के बीच में रहता है या कई बार वेश्यालयों का अध्ययन करता है, तो वेश्यावृत्ति के बारे में या कैदियों के बारे में जो उसकी मनोवृत्तियां हैं वह उसके ऊपर हावी हो जाती है। और इस तरह की मनोवृत्तियां अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता में स्वयं विकसित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसी प्रकार से जो जनजातियों का अध्ययन किया जाता है, तो जनजातियों के अध्ययन के दौरान भी उनके जो रीति रिवाज है उनके अनुसार रहना अध्ययनकर्ता के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए पूर्णतः सहभागिता संभव नहीं हो पाती है। दूसरा है वस्तुनिष्ठता का। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वस्तुनिष्ठता के सामाजिक अनुसंधान अर्थात जो भी हम घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं वह गौण है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता जो है वह वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। अध्ययन किए जाने वाला जो समूह है उसमें वह स्वयं निवास करता है। कौन? अध्ययन करता। तो समूह के प्रति उसकी जो वफादारी या आत्मीयता या सहयोग की जो भावना या लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, अतः वह निष्पक्षतापूर्ण तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव आ जाता है। तीसरा है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता समूह के महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है। लोग क्या करते हैं कि बाहर से व्यक्ति आता है अध्ययन करने के लिए, तो वह क्या करते हैं, उसको कोई न कोई पद दे देते हैं। जैसे किसी पाठशाला का अध्यापक बना देते हैं, पंचायत का पंच सरपंच या सरकारी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और वह अपने अधिकारों, गुणों और व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। तब क्या होता है, वह अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोग जैसे हैं उसको, और घटनाएं जैसी घटित हो रही है उनको उसी रूप में अध्ययन करना है। तो इस तरह के समूह के व्यवहार में जब परिवर्तन आता है तो सहभागी अवलोकन जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है। अगला बिंदु है अत्यधिक खर्चीली विधि। अवलोकन विधि जो है, सहभागी अवलोकन विधि, वह अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है, प्रश्नावलियाँ और अनुसूचियाँ बनानी पड़ती है, और अन्य विधियों की तुलना में यह जो विधि है बहुत खर्चा करवाती है। अगला बिंदु है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। भूमिका कैसे कहते हैं? भूमिका वह बच्चों जो किसी पद के साथ उसका एक्शन अर्थात जो रोल जुड़ा होता है कि इस पद के साथ इस तरह का व्यवहार लोग करेंगे, उसको भूमिका कहते हैं। तो भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। सहभागी अवलोकन में एक बहुत बड़ा दोष या कमी है कि सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही संभव हो पाता है, और इसमें समय और धन भी अधिक लगता है। सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना भी कठिन हो जाता है। तो जो अवलोकन करता है उसको क्या करता है, एक साथ दो भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो क्योंकि एक तो वो स्वयं अध्ययन करता है और दूसरा क्या है, उस समूह का अस्थायी सदस्य भी बन गया है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा कठिन काम है कि वह सामंजस्य बिठा पाए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक नाटक के अभिनय के जैसा है या नाटक का अभिनय करने जैसा है। ये तो बहुत ही शार्प अर्थात सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये सामंजस्य में जब कठिनाई आती है तो सहभागी अवलोकन जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हमने सहभागी अवलोकन के बारे में चर्चा की, उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं और दोष के बारे में चर्चा की, जो कि अनियंत्रित अवलोकन का पहला प्रकार है। अब हम चर्चा करेंगे असहभागी अवलोकन। तो बच्चों, शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि अ का मतलब होता है कि जहाँ हम सहभागिता निभा रहे हैं या हम क्या करते हैं, समूह में
कि जो क्रियाएं हैं या उनका स्थायी सदस्य नहीं बनते हैं। जबकि इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक की तरह तटस्थ रूप से अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असहभागी अवलोकन करते हैं। अर्थात जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर, अर्थात उस समूह का वो सदस्य नहीं बनता है, एक वैज्ञानिक की तरह तटस्थ रूप से उनका अध्ययन करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असहभागी अवलोकन कहते हैं। पहले वाले में क्या था, वह समूह का सदस्य बनता था, और असहभागी अवलोकन में क्या है, वह समूह का सदस्य नहीं बनता है, दूर बैठे बैठे घटनाओं का अवलोकन करता है। अब असहभागी अवलोकन के गुण या विशेषताएं, सबसे पहला है वस्तुनिष्ठता। जैसा हमने चर्चा किया कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो स्वयं सदस्य बन जाता है समूह का अस्थायी रूप से। यहाँ पर क्या होता है, असहभागी अवलोकन के अंतर्गत जो अवलोकन करता है वह तटस्थ रूप से, अर्थात वो समूह की क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, तो तटस्थ रूप से एक वैज्ञानिक की तरह दूर बैठे क्रियाओं का क्या करता है, अवलोकन करता है, जिससे कि वस्तुनिष्ठता की जो संभावनाएं हैं वो क्या है, अधिक हो जाती है। दूसरा बिंदु है विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता चूंकि दूर बैठकर घटनाओं का अध्ययन करता है और नोट कर लेता है, तो उसके द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित की गई है तो वो क्या होती है, अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा, अधिक सहयोग। असहभागी अवलोकन में वह किसी विशिष्ट समूह का में घुलता मिलता नहीं है, इसकी वजह से उसका क्या मान सम्मान और आदर बना रहता है, और उस आदर की वजह से अवलोकनकर्ता को अधिक सहयोग मिलता है। अगला बिंदु है कम खर्चीली विधि। असहभागी अवलोकन जो है वो सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय और धन खर्च करने वाली विधि है। क्यों? क्योंकि सहभागी अवलोकन में हमने चर्चा की कि व्यक्ति उस समूह का अस्थायी सदस्य बन जाता है, और असहभागी अवलोकन में वो क्या है, दूर बैठकर तटस्थ रूप से अध्ययन करता है। तो जब कोई विशेष अवसर होते हैं तभी उसको वहाँ जाना होता है, अन्यथा वह अपना दूसरा कार्य करता रहता है। तो कुल मिलाकर जो असहभागी अवलोकन है वो कम खर्चीली विधि है। पांचवा बिंदु है अवलोकनकर्ता जो है एक दर्शक के रूप में होता है। आप लोग देखते हैं कि एक अभिनेता जब भूमिका अदा करता है, हम फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें अभिनेता उस चीज़ को कम समझ पाता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, जबकि जो लोग फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं वो उसको अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें कहाँ कमी रह गई या कहाँ अच्छाई है। तो कुल मिलाकर जो असहभागी अवलोकन करता है वह दूर बैठकर घटनाओं का विस्तृत, सूक्ष्म और यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अवलोकन में संभव नहीं है। तो ये हमने असहभागी अवलोकन, जो अनियंत्रित अवलोकन का दूसरा प्रकार है, उस पर चर्चा की। अब इसके कुछ दोष और सीमाएं हैं असहभागी अवलोकन की, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन। अब यहाँ पर गुडेन हार्ट जो है वो कहते हैं कि जो विशुद्ध असहभागी अवलोकन है वो कठिन कार्य है। कठिन क्यों है? क्योंकि गुडेन हार्ट का मानना है कि कुछ सीमा तक, कुछ हद तक व्यक्ति को, अनुसंधानकर्ता को या अवलोकनकर्ता को उसमें सहभागी होना ही पड़ता है। पूर्णतया जो असहभागी है, क्योंकि उसको परिचय तो कराना पड़ेगा कि मैं एक्स पर्सन हूँ, इस तरह के अनुसंधान के लिए आया हूँ, नहीं तो क्या है, लोग अविश्वास करेंगे और सूचनाएं प्राप्त वह नहीं कर पाएगा। तो विशुद्ध असहभागी जो अवलोकन है वो बहुत कठिन कार्य है। दूसरा बिंदु है मौलिकता का अभाव। असहभागी अवलोकनकर्ता में अवलोकनकर्ता क्या है, घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है। अपने दृष्टिकोण का मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रति उसका जो नज़रिया है उससे वह देखता है, जिससे क्या होता है, उस घटना की वास्तव में जो मौलिकता है वो समाप्त हो जाती है। आकस्मिक घटनाएं जो है उनका अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। असहभागी अवलोकन में क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी अवलोकन करने जाता है, तो आकस्मिक रूप से कुछ घटनाएं जब समाज में घटित होती, अचानक से कुछ घटनाएं होती, तो उसका अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। अगला बिंदु है अवलोकनकर्ता के प्रति संदेह। जैसा हमने चर्चा की कि अवलोकनकर्ता जो है वह समूह के लोगों में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है,
इसलिए वो जो समूह है जिसका वो अध्ययन करने जा रहा है, वो लोग क्या है, उसके साथ संदेह की दृष्टि रखते हैं कि एक व्यक्ति पता नहीं क्या जानकारी एकत्रित करने आया है। और ऐसी स्थिति में वो लोग क्या कृत्रिम व्यवहार करते हैं, और इस वजह से जो घटना घटित हो रही है या जो व्यवहार है, मानव व्यवहार या जो वो समूह की क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन जो है वो सूक्ष्म रूप से या गहराई से होना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। अगला बिंदु है सतही ज्ञान। समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान ही प्राप्त हो पाता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य नहीं बनता है। तो सदस्य नहीं बनने की वजह से लोग उसके साथ कृत्रिम व्यवहार करते हैं, और कृत्रिम व्यवहार की वजह से क्रियाओं के मूल अर्थात जहाँ से बेसिक क्रियाएं स्टार्ट होती हैं वहाँ तक वह नहीं पहुँच पाता है। तो ये हमने सहभागी और असहभागी अवलोकन की अर्थ परिभाषा, विशेषता और गुण दोष के बारे में देखा, जो कि अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार हैं। अब हम अनियंत्रित जो अवलोकन है उसका तीसरा प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्ध सहभागी जो अवलोकन है वह क्या है, इसके नाम से आप स्पष्ट समझ जाओ कि न तो पूरी तरह से सहभागी है, न ही पूरी तरह से असहभागी अवलोकन है। सॉरी, गुडे एंड हार्ट जो है वो कहते हैं कि किसी भी अध्ययन को न तो पूर्ण रूप से सहभागी और न ही पूर्ण रूप से असहभागी अवलोकन करना संभव हो पाता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, मध्यवर्ती मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात बीच का रास्ता अपना लो कि जब आवश्यक हो तब सहभागी बन जाओ और जब आवश्यक नहीं हो तब असहभागी बन जाओ। अर्थात जब विशेष जो अवसर होते हैं, समझ रहे हैं बच्चों, कि जब दैनिक कार्य हैं तब तो जो रूटीन लाइफ है, दैनिक कार्य हैं समाज के या उस समूह के जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है, उसमें तो उसको क्या करना है, सहभागी बना रहना है। लेकिन जब कभी कोई विशेष उत्सव हो, कोई विशेष घटना हो, क्रिया हो और समारोह हो, उस अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करना है। इस तरह से दैनिक कार्यों में वह सहभागी हो गया और विशेष अवसरों पर असहभागी, और दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए बिना किसी दोष के वो क्या करते हैं, तथ्यों का संकलन कर पाता है। इस अध्ययन विधि का प्रयोग लिपले ने किया है और कई अन्य समाज वैज्ञानिकों में भी किया है। जब हम किसी विशिष्ट समूह के व्यवहारों, सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस तरह विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीत हैं, कथाएं हैं, धार्मिक कर्मकांड हैं, उत्सव हैं, खेल कूद हैं, जादुई क्रियाएं हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का अध्ययन करने के लिए अर्ध सहभागी अवलोकन विधि क्या है, उपयुक्त है। अब इसके भी कुछ गुण और दोष हैं। जैसा प्रोफेसर पी.वी. यंग बताते हैं कि ऐसी जीवन की परिस्थितियां जिन्हें नियंत्रित या कृत्रिम दशाओं में अध्ययन किया जा सकता है, अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती है। प्रायः हमें उस समय अवलोकन करना पड़ता है जब वह संभव होता है तथा उसे वास्तविक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में ही जैसी कि वो घटना घटित हो रही है उसका अवलोकन करना पड़ता है। इसलिए दैनिक जीवन या दैनिक ज्ञान के लिए अनियंत्रित अवलोकन ही महत्वपूर्ण है। और हम किसी भी समाज का या किसी भी समूह का जब अध्ययन करना चाहते हैं और पूर्णतः अध्ययन करना चाहते हैं तो दैनिक जीवन जो है उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है, तभी हम लोग उस समुदाय के संपूर्ण जीवन का अध्ययन कर पाएंगे। अतः जब कभी हमें दैनिक जीवन या संपूर्ण जीवन का अध्ययन करना हो तो अनियंत्रित अवलोकन में अर्ध सहभागी जो अवलोकन है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। अब इसके दोष के बारे में उल्लेख करते हुए प्रोफेसर बर्नार्ड ने लिखा है कि आंकड़े इतने वास्तविक एवं सजीव होते हैं, उनके बारे में हमारी भावनाएं इतनी प्रगाढ़ होती है कि कभी कभी हम अपनी कल्पना शक्ति को ही ज्ञान का विस्तार समझ लेते हैं। अर्थात कई बार हमारे मन में आता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कल्पना है ना उसको हम वास्तविक ज्ञान समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, अध्ययनकर्ता जो है वो नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में त्रुटि की संभावना रहती है, और तथ्य संकलन में जब त्रुटि होगी तो हमारा अध्ययन से जो कहीं ना कहीं एरर की संभावना उसमें आ जाती है। तथ्यों का लेखन अवलोकन के बाद होने से क्या होता है, उसमें त्रुटि आ जाती है और अवलोकनकर्ता को यह भ्रम पैदा हो जाती है कि वे समूह के बारे में बहुत कुछ जानता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है।
कुल मिलाकर जब कभी अवलोकनकर्ता सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों का प्रयोग करते हुए किसी भी अध्ययन समस्या या समूह के तथ्यों का संकलन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाता है। तो हमने चर्चा की इसके अंतर्गत अनियंत्रित अवलोकन, अवलोकन के प्रकारों में, जिसमें 3 मुख्यतः है: नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और समूह अवलोकन। जिसमें हमने चर्चा की नियंत्रित अवलोकन के बारे में, जिसमें नियंत्रित अवलोकन क्या है, किसे कहते हैं, और दूसरा इसके जो प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, उसके बारे में चर्चा की। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंतर्गत मैं नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन के ऊपर चर्चा करूंगा। अब इसके अंदर जो प्रश्न बनते हैं बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, वो ये बनते हैं कि सबसे पहले तो अवलोकन किसे कहते हैं, जो पहले में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। दूसरा, अनियंत्रित अवलोकन से आप क्या समझते हैं, ये एक प्रश्न बनता है छोटे प्रश्नों में। तीसरा, सहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं। चौथा, सहभागी अवलोकन से आपका क्या तात्पर्य है तथा उसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताइए। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वह असहभागी अवलोकन, अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का बनता है। और तीसरा, अर्ध सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं, इसके क्या गुण और दोष हैं, ये प्रश्न बनता है। साथ ही कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अनियंत्रित अवलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो हमें ध्यान रखना है, छोटे छोटे बारीक चीज़ें हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर देता है, घुमा देता है, हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है और तैयारी पूरी रखनी है। इसके अंतर्गत आपको एक बुक का नाम मेथड्स इन सोशल रिसर्च, गुड एंड हार्ट की भी याद रखना है, जो मैं किसी अगले वीडियो में लिख दूंगा। गुड एंड हार्ट की मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।